हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स, जिसमें हम कवर करेंगे बायोलॉजी के सभी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। दोस्तों ये की पॉइंट्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी पीडीएफ भी आपके लिए हम वेबसाइट पे अवेलेबल करवा देंगे। आगे आपको बताएंगे कि कहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी एग्ज़ाम्स में सफलता पूर्वक आप पास करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज का जो हमने बायोलॉजी का टॉपिक लिया है, जिस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे की पॉइंट्स की, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों सेल बायोलॉजी। उस टॉपिक का नाम दोस्तों है सेल बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था। तो कोशिका को देखने वाले या कोशिका के जो खोजकर्ता माने जाते हैं दोस्तों, वो रॉबर्ट हुक माने जाते हैं। और रॉबर्ट हुक जो हैं वो इन्होंने कॉर्क में कोशिका को देखा था। इन्होंने अपनी ही द्वारा बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले इन्होंने कोशिका को खोजा था। ये कोशिका दोस्तों मर्त कोशिका थी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जीवित सेल को सबसे पहले किसने देखा था। तो जीवित सेल की खोज करने वाले थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है दोस्तों, तो जीवित कोशिका की बात की जाए तो वहाँ पर तो आएंगे ल्यूवेनहोक, और अगर मर्त कोशिका की खोज की जाए तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगला देखते हैं हम कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे स्लीडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आया था जिन्होंने इसमें योगदान दिया था, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है दोस्तों, उनको आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक माना जाता है, रुडोल्फ विर्चो को। और आगे हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है दोस्तों वायरस को, क्योंकि वायरस जो है इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, ये एक अविकल्पी परजीवी माने जाते हैं। अगली बात करते हैं हम ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ये किसने दिया था दोस्तों। तो ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। और इन्होंने इस सेंटेंस का जो अर्थ है ये बताया था कि जो कोशिका होती है, यानी कि जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है, उसी से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, यानी नई कोशिका निर्मित होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सबसे लंबी सेल कौन सी है। तो सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो मानव की जो तंत्रिका कोशिका है या तंत्रिका तंत्र है, वो सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा होती है दोस्तों, ये सबसे सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटी कोशिका है। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो जो है शुतुरमुर्ग का अंडा बोलते हैं इसको, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। इसके बाद बात करते हैं एक कोशिकीय सेल। एक कोशिकीय सेल, तो एक कोशिकीय सेल देखो, एक कोशिका जिस यानी कि जिन जीवों का निर्माण एक कोशिका से हुआ है और एक कोशिका से वो सभी प्रकार के कार्य करते हैं। तो इसके उदाहरण हैं ईस्ट, डाइटम्स और एसिटाबुलेरिया। दोस्तों ये क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार अलग अलग टाइप से हैं, आकृति के हिसाब से, आकार के आधार से, संख्या के आधार से। तो यहाँ पर हम कोशिका के प्रकार नॉर्मली देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और मेसोकैरियोटिक कोशिका होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। दोस्तों अधिकांश जीवों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, कुछ जीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तथा कुछ चुनिंदा जो जीव हैं उनके अंदर मेसोकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है दोस्तों, और मेसोकैरियोटिक क्या होती है, इन दोनों का मिला जुला रूप होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेल वॉल किस में पाई जाती है। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, कोशिका भित्ति। ठीक है, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। अगले हम बात करते हैं पौधों में सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं ये। कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य पटलिका, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। आगे हम बात करते हैं कोशिका भित्ति पदार्थ का संश्लेषण होता है। तो कोशिका भित्ति का जो पदार्थ है उसका संश्लेषण किससे होता है या कहाँ होता है। तो उसका होता है गोल्जी काई में। कहाँ होता है दोस्तों, गोल्जी काई में। गोल्जी काई में होता है। अगला क्वेश्चन है क्यूटीन व सुबेरिन का संश्लेषण होता है। क्यूटीन और सुबेरिन का संश्लेषण कहाँ होता है, स्पिरोसोम में। ठीक है दोस्तों,
अगला हम बात करें तो दो सेल्स यानी दो कोशिकाओं के मध्य जो सीमेंट का कार्य करता है वो कौन सा है, मिडिल लेमिला। जो मिडिल लेमिला है वो दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए सीमेंट का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे पहली है सिस्टर्नी, दूसरा है आस्से और तीसरा है ट्यूबिल्स। तो इन तीन चीज़ों को हम मिला दें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। झिल्लियों का तंत्र किसे कहते हैं, तो झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे, झिल्लियों का तंत्र या कंकाल भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगला है कैल्शियम व ऊर्जा यौगिकों का संचय होता है, कहाँ होता है, तो ये होता है SCR में। SCR का मतलब होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका निर्माण होता है। ER के टुकड़े जो हैं वो माइक्रोसोम्स कहलाते हैं। ER के टुकड़े क्या कहलाते हैं, माइक्रोसोम्स कहलाते हैं। आगे हम बात करें तो राइबोसोम के टुकड़े कहाँ उपस्थित होते हैं, तो जो राइबोसोम पाए जाते हैं यानी कि राइबोसोम के जो खंड होते हैं छोटे छोटे वो कहाँ होते हैं, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। ये डॉट के जैसे होते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है, लिपिड का जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है, ACR सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, अगला है गोल्जी काय के अन्य नाम क्या हैं, तो गोल्जी काय को किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो इसके नाम देखिए लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम और बेकर्स बॉडी। और आगे है जोन ऑफ एक्सक्लूशन। जोन ऑफ एक्सक्लूशन क्या होता है, गोल्जी काय को चारों ओर से घेरे हुए कोशिका द्रव्य में कोई कोशिकांग नहीं होते, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं जब कोई कोशिकांग कोशिका द्रव्य में नहीं होता है और गोल्जी काय को चारों ओर से नहीं घेरा हुआ होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल। डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल क्या होता है, गोल्जी काय होता है दोस्तों, गोल्जी काय को कहा जाता है। अगला है इक्रोसोम का निर्माण, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय के द्वारा होता है, गोल्जी काय के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गोल्जी काय सहायता करता है, तो गोल्जी काय किसमें सहायता करता है, कोशिका पट्टी का निर्माण करने में, कोशिका पट्टी का निर्माण करने में। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आत्मघाती थैली कहते हैं हम लाइसोसोम को। इसकी खोज की थी डी डुवे ने। लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। आगे जल अपघटनी एंजाइम अम्लीय माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। जो जल अपघटनी एंजाइम होते हैं यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो अम्लीय माध्यम में ज़्यादा एक्टिव हो रहते हैं। लाइसोसोम एकल झिल्ली से निर्मित होते हैं, जो लाइसोसोम होते हैं वो एकल झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। अगला है बहुरूपी कोशिकांग किसे कहते हैं, तो बहुरूपी कोशिकांग कहते हैं लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की जैव उत्पत्ति किससे होती है, तो लाइसोसोम की जैव उत्पत्ति होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय और लाइसोसोम से। ठीक है, आगे बात करें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर किसको कहा जाता है दोस्तों, देखो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कार्टिसोन होता है और क्लोरोक्विन, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। और मेम्ब्रेन लेबलाइजर किसे कहेंगे, जो इसकी क्षमता को कम करें, देखो प्रोजेस्टेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन और विटामिन और साथ में अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें। ठीक है, आगे हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम कौन कौन से हैं। इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल। इसके बाद है अर्ध स्वायत्त अंग है, ये अर्ध स्वायत्त अंग होता है। अगला है कोशिका में कोशिका भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपना DNA होता है दोस्तों। अगला है सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग है, सबसे एक्टिव है, तभी तो इसको शक्ति ग्रह कहा गया क्योंकि ऊर्जा प्रदान करता है जो ATP के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित किया जाता है। इसको अभिरंजित करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, जेनस ग्रीन बी। ठीक है, एक सेल में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। अगर एक कोशिका के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जी। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक ऐसे कोशिकांग होते हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के वलन को क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली जो होती है जिसका वलन होता है उसको क्रिस्टी कहते हैं। अगला कण है, अगला पॉइंट है, क्रिस्टी की भित्ति पर अनेक कण लगे होते हैं जिन्हें क्या कहेंगे हम? जिन्हें कहते हैं ऑक्सीसोम और F1 कण। ऑक्सीसोम और F1 कण कहते हैं दोस्तों, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्कर के एंजाइम पाए जाते हैं जी। आपको जो क्रेब्स चक्कर है वो कहाँ चलता है? मैट्रिक्स में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया में वर्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। जो गोल डीएनए होते हैं वर्ताकार, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और एटीपी संग्राहक कोशिकांग कौन सा है? तो एटीपी का जो संग्रहण करता है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के स्थल है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला है, ऑक्सीसोम के सिर में एटीपी संश्लेषण के एंजाइम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम का जो सिर होता है वहाँ एटीपी संश्लेषण के प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं। अगला है, पौधों एवं कुछ प्रोटिस्ट में दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग पाया जाता है। वो कौन सा है? लवक। कौन सा है? लवक। प्लास्टिड कहते हैं इसको दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक जो मुख्यतः होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक। यानी कि जो रंग देते हैं वो वर्णी लवक कहलाते हैं, जो केवल हरा रंग देते हैं वो हरित लवक कहलाते हैं, और कुछ पारदर्शी जो अलग रंग होते हैं वो अवर्णी लवक, यानी कि जिनमें कोई वर्ण नहीं पाया जाता है वो अवर्णी लवक होते हैं। तो आगे देखिए, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अगर कोशिकांगों की बात करें तो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्लोरोप्लास्ट में 2 तंत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 2 मेन स्ट्रक्चर होती है, जिसको एक को कहते हैं ग्रेना और दूसरे को कहते हैं स्ट्रोमा। ग्रेना और स्ट्रोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में एक साइकिल चलती है। तो वो कौन सी चलती है? देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? ग्रेना में होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा भाग में होती है। ठीक है, आगे समझ, आगे देखते हैं। प्रत्येक ग्रेना जो है वो 10 से 100 तक झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम थाइलेकाइड कहते हैं। ये सिक्के के ढेर जैसी संरचना होती है दोस्तों, हरितलवक के अंदर होती है, इसको थाइलेकॉइड कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका में अगर हरितलवक में जो ग्रेना होते हैं उसकी बात करें तो 20 से 100 ग्रेना पाए जाते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को किस में मापते हैं? तो क्वांटा सोम में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको देखो बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगी और कैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? इसके लिए आपको जाना होगा हमारे ब्लॉग पे, और हमारे ब्लॉग का नाम है दोस्तों hinditecharia.com। यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को पहले अंत तक आप देखिए, उसके बाद आप डाउनलोड कीजिएगा। बात करते हैं आगे। क्लोरोप्लास्ट को अर्धस्वायत्त अंगक भी कहते हैं। अर्धस्वायत्त अंगक किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम जो पाए जाते हैं वो 70S पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसका संचय करता है? तो क्लोरोप्लास्ट करता है विटामिन ई, विटामिन के, रूबिस्को एंजाइम और आयरन का संचय करता है। इसके बाद बात करते हैं पुष्प के जो दल हैं, यानी कि पुष्प का जो बाह्य दल होता है जो हरा रंग का होता है, वह फल जो रंग बिरंगे होते हैं उनमें पाए जाने वाला लवक कौन सा है? तो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट। पेटल्स यानी कि जो पंखुड़ियाँ होती है उसका बैंगनी रंग कोशिका में उपस्थित घुलित किस वर्णक के कारण होता है? तो उस वर्णक का नाम है, यानी कि पंखुड़ियों को जो बैंगनी रंग प्रदान करता है वो एंथोसाइनिन वर्णक करता है। कौन सा वर्णक? एंथोसाइनिन। आगे चलते हैं। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो कौन से वर्णक के कारण होता है? तो ये एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है। और बात करें क्रोमोप्लास्ट कौन सा है? तो लाइकोपिन, यानी कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। आगे, स्टार्च का संग्रह कहाँ होता है या किसको कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट को। वसा का संग्रह इलायोप्लास्ट या इलियोप्लास्ट भी कहीं कहीं पर ये लिखा होता है। प्रोटीन का संग्रह कहाँ होता है? प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम देखिए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S।
जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उनमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए जो 80S राइबोसोम है उनको 2 उपिकाइयों में बांटा गया है और ये उपिकाइयाँ होती है, एक होती है 60S और एक होती है 40S। तो इनका योग पे मत जाइएगा, योग इनका 100 होता है, लेकिन ये जो होते हैं वो कितने होते हैं, कुल मिला के 80S होते हैं और इनकी उपिकाइयाँ होती हैं 60S और 40S। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखिए यूकेरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S टाइप के पाए जाते हैं। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 70S टाइप के होते हैं और 70S जो राइबोसोम है उनकी उपिकाइयाँ हैं तो वो होता है 50S और 30S। इनका योग भी जोड़ें तो 80 होता है और यहाँ पर राइबोसोम कितने हैं, 70S, तो इनके योग पे नहीं जाना है। आगे राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। ठीक है दोस्तों, रहित यानी झिल्ली नहीं होती इसमें, ये इस प्रकार का कोशिकांग होता है। अनेक राइबोसोम mRNA के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो पोली राइबोसोम बनाते हैं। अनेक राइबोसोम mRNA के साथ संलग्न होकर पोली राइबोसोम कहलाते हैं। अगला है राइबोसोम की 2 उप इकाइयों को जोड़े जाने के लिए आवश्यक आयन कौन सा है, यानी कि राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ जब जुड़ती है जैसे 60S और 40S तो इनके लिए आवश्यक आयन कौन सा होता है, वो है मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। अगला है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। आगे चलते हैं, पद्माभ व कसाबिका में सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो होती है 0+1 की होती है। आगे देखिए 9 माइक्रोट्यूबिल्स, जो 9 माइक्रोट्यूबिल्स होते हैं वो ट्यूबिलिन प्रोटीन का बने होते हैं और 2 माइक्रोट्यूबिल्स बने होते हैं डायनिन प्रोटीन के, डायनिन प्रोटीन के। पद्माभ व कसाबिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, गति करना होता है, ये पोषण भी करते हैं गति करके। और अगला है तारककाय, तारककाय किसे कहेंगे हम, सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर को मिला के हम क्या कहेंगे, तारककाय कहेंगे। गाड़ी के पहिए के समान संरचना किसकी होती है, तो जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल यानी केंद्रिका, जिसको हम क्या कहते हैं, गाड़ी के पहियों के समान संरचना। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन आगे भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट और छोटे वीडियो लेके आएंगे ताकि आप ज़्यादा देर तक इसको आराम से देख सकें और ज़्यादा टाइम भी आपका व्यर्थ ना जाए। आगे देखिए, सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी व्यवस्था 9+0 होती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सेंट्रियोल का कार्य क्या है, तर्कु तंतु का निर्माण करना। तर्कु तंतु का निर्माण कौन करता है, सेंट्रियोल। स्फीरोसोम केवल पादपों में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्फीरोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। स्फीरोसोम का कार्य क्या है, वसा का संचय और संश्लेषण करना। वसा का संचय करेंगे और क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे। आगे लास्ट इंपॉर्टेंट देखिए, प्रोक्सिसोम सूक्ष्मकाय पादप व जंतु दोनों में उपस्थित होते हैं। प्रोक्सिसोम जो होते हैं सूक्ष्मकाय हैं, जो कहाँ होते हैं, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और आगे हम चलते हैं और बात करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम वसीय बीज अपरिपक्व फलों में पाया जाता है। ग्लाइऑक्सिसोम कहाँ पाया जाता है, वसीय बीज जो फैटी सीड्स होते हैं उनमें और अपरिपक्व फलों में पाए जाते हैं। ग्लाइकोऑक्सिलेट चक्कर ग्लाइकोऑक्सिसोम में संपन्न होता है। ग्लाइकोऑक्सिलेट चक्कर वसा को क्या बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो माने जाते हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउन होते हैं। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, जो कोशिका है उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, जबकि केंद्रिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे फोंटाना। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सेल का नियंत्रक और निर्देशक कौन है, यानी कि सेल को कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है केंद्रक। केंद्रक का अध्ययन किसमें किया जाता है, कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली को कैरियोथिका भी कहते हैं। केंद्रक झिल्ली को क्या कहेंगे, कैरियोथिका। आगे देखिए, केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है, आरएनए का संश्लेषण करना। आरएनए का संश्लेषण कौन करती है, केंद्रिका। गुणसूत्र का अध्ययन कहाँ किया जाता है, मध्य अवस्था में केंद्रक का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आता है गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कहाँ करेंगे, तो एनाफोज अवस्था में,
फेज अवस्था में इसका आकृति का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका झिल्ली पादप व जंतु दोनों सेलों में उपस्थित होती है। दोस्तों ध्यान रखिए, कोशिका झिल्ली की बात हो रही है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों सेल्स में होती है, जबकि सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल केवल प्लांट्स में उपस्थित होती है। बात करते हैं कोशिका झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कि कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को ही ये आने और जाने देती है, ठीक है, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। सैंडविच मॉडल किसने दिया था दोस्तों? तो सैंडविच मॉडल दिया गया था डेवसन व डेनियल ने 1935 में दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं इकाई कला मॉडल जो है वो किसने दिया था? इकाई कला का मॉडल दिया था सिंगर व निकोलसन ने दिया था। गुलाब जामुन मॉडल का दूसरा नाम क्या है? तरल मोज़ेक मॉडल भी इसको कहते हैं। आगे बात करते हैं तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार क्या होता है, देखिए फॉस्फोलिपिड के समुद्र में, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड है वो समुद्र रूपी होता है और प्रोटीन रूपी बर्फीले इसमें क्या होते हैं? द्वीप के समान इसको माना गया है। आगे बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस किसके हम पिनोसाइटोसिस प्लस फेगोसाइटिस को मिलाकर हम क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस कहेंगे। आगे बात करते हैं पिनोसाइटोसिस, तो तरल पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं पिनोसाइटिस, और फेगोसाइटिस क्या होते हैं? ये ठोस पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। एक्सोसाइटोसिस ये अपशिष्ट पदार्थों का बहिर्गमन करते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। रसदानी झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। रसदानी झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। आगे आता है मोनोन्यूक्लिएट। कोशिका में अगर एक केंद्रक होता है तो उस प्रकार के केंद्रक को हम क्या कहेंगे, या कोशिका को क्या कहेंगे? मोनोन्यूक्लिएट सेल्स। बाइन्यूक्लिएट्स यानी कोशिका में दो केंद्रक हो तो उसको बाइन्यूक्लिएट्स, जैसे पैरामीशियम इसका उदाहरण है। आगे बात करते हैं टीलोसेंट्रिक, तो सेंट्रोमियर अंत में स्थित हो तो उसको क्या कहेंगे हम? टीलोसेंट्रिक। और इसके बाद बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर कहाँ हो? शीर्ष में हो। सेंट्रोमियर कहाँ हो? सेंटर में, यानी कि शीर्ष में हो, आगे हो, तो उसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर मध्य में हो तो उसको मेटासेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर कहाँ हो? मध्य बिंदु के निकट हो, इस प्रकार को हम क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। आगे आता है इडियोग्राम क्या है? तो इडियोग्राम क्या है? कैरियोटाइप का आरेखीय प्रदर्शन, यानी कि जो कैरियोटाइप है उनको आरेखीय प्रदर्शन, उसको जिस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इडियोग्राम। तो दोस्तों आज थे ये कुछ चुनिंदा की पॉइंट्स जो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड थे। आगे हम ऐसे और टॉपिक्स लेके आते रहेंगे बायोलॉजी की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।